आप बहुत से लोगों को ये भी देखते होंगे कि जब वो कपालभाति का अभ्यास करते हैं तो पूरा शरीर हिलाते रहते हैं ऐसे। ये भी तरीका गलत है। आप सभी योग प्रेमियों को मेरा नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ही चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप रमन। मित्रों, अगर आप लोगों से मैं एक प्रश्न करूं कि इस समय सबसे अधिक प्रचलित प्राणायाम कौन सा है जिसका बहुत से लोग अभ्यास करते हैं और खूब अभ्यास करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके मन में कपालभाति प्राणायाम का नाम ही आएगा। जी हाँ दोस्तों, यह ऐसा प्राणायाम बन गया है जिसको लोग रामबाण समझते हैं और इसका खूब अभ्यास करते हैं। इसी के साथ साथ बहुत से लोगों में कुछ समस्याएं भी आती हैं। लोगों ने कमेंट के माध्यम से पूछा है कि जब वो कपालभाति का अभ्यास करते हैं तो उनको सर दर्द होता है, किसी को चक्कर आता है, किसी के पीठ में दर्द, किसी को सीने में दर्द, पेट में दर्द या कमर में दर्द की समस्या आती है। कुछ लोगों ने यह भी शिकायत की है कि जब वो कपालभाति का अभ्यास कर लेते हैं तो उनको कब्जियत रहती है, नाभि टल जाती है। तो ऐसी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे आसान टिप्स और सावधानियां बताऊंगा जिनका अगर आप ध्यान रखते हैं तो कपालभाति आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक हो जाएगा और आपको इस तरह की कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि यह ज़रूरी नहीं कि इस तरह की समस्याएं सभी लोगों के साथ हों। खैर, आप अपने बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि कपालभाति करते समय आप लोगों को इस तरह की कोई समस्या हुई या नहीं। अगर हुई तो आप लोगों ने इन समस्याओं को कैसे दूर किया। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि समस्याएँ क्यों आती हैं। इसके पीछे जो मैं एक महत्वपूर्ण कारण मानता हूँ, हालांकि कई कारण है, कि कपालभाति को इतना बढ़ा चढ़ा कर लोगों के सामने पेश कर दिया गया है कि सामान्य लोग कपालभाति को रामबाण समझने लगे हैं। आप भी ऐसे कई सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें ये दावा किया जाता है कि कपालभाति से 99% रोगों को दूर किया जा सकता है। पता नहीं उनके पास कोई ऐसे साइंटिफिक एविडेंस है कि नहीं, लेकिन ऐसा दावा किया जाता है। इन दावों को देखकर, ऐसे वीडियोज़ को देखकर लोगों को लगता है कि कपालभाति ही सब कुछ है, बाकी प्राणायाम को लोग इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और समस्या यहाँ से शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो कारण है, ऐसे कारणों को मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हूँ। पहला कारण यह है कि लोग बिना तैयारी के अभ्यास इसका शुरू कर देते हैं। बिना तैयारी का मतलब उनकी बॉडी प्रिपेयर नहीं है और वो बैठे और कपालभाति का अभ्यास शुरू कर दी। दूसरा कारण यह है कि लोगों को कपालभाति करने की सही विधि नहीं पता है। सही विधि, जब मैं बात कर रहा हूँ सही विधि की, तो इसका कहने का मतलब ये है कि स्पीड कितनी होनी चाहिए कपालभाति की, कितने स्ट्रोक लगाने चाहिए, हर एक राउंड में कितने स्ट्रोक की ज़रूरत है, कितनी तेज़ी से या कितने राउंड करने हैं, सांस की सही विधि क्या है, ये सारी चीज़ें। तीसरा कारण ये है कि ऐसे लोग भी कपालभाति का अभ्यास करने लगते हैं जिनके लिए यह अभ्यास वर्जित है। तो इन सब की चर्चा आज इस वीडियो में करेंगे। अभी मैंने आपको 3 गलतियां बताई जो लोग अक्सर करते हैं, जिसमें पहली गलती थी कि बिना तैयारी के, बॉडी प्रिपेयर नहीं है, अभ्यास शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग मिलते हैं और कहते हैं कि मैं कपालभाति 20 मिनट तक करता हूँ, आधे घंटे तक करता हूँ, लेकिन मुझे समस्या आती है, मेरी समस्या जा नहीं रही है। तो मैंने उनसे पूछा क्या आप आसन करते हैं, उसके पहले क्या आप वार्म अप करते हैं? तो लोगों का जवाब होता है नहीं, मैं सीधे सुबह उठा, फ्रेश हुआ और कपालभाति का अभ्यास शुरू कर दिया। इससे समस्या इसलिए आती है क्योंकि आपकी बॉडी प्रिपेयर नहीं रहती है। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर नर्वस सिस्टम प्रिपेयर नहीं है और आप झटका देना शुरू कर दिए, स्ट्रोक लगाना शुरू कर दिए। इससे दबाव पड़ता है हमारे नर्वस सिस्टम पे, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है या फिर सीने में दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि आप तुरंत झटके से सांस लेना, बाहर निकालना शुरू कर सकते हैं। आप झटके दे के सांस बाहर निकालते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि आप पहले आसन का अभ्यास कर लें। बहुत अधिक आसन अगर नहीं तो 1-2 राउंड सूर्य नमस्कार, फॉरवर्ड बेंडिंग के, बैकवर्ड बेंडिंग के, साइड बेंडिंग या फिर ट्विस्टिंग, ज़्यादा नहीं 15-20 मिनट। अगर आप अधिक समय नहीं दे सकते तो इतना समय तो आपको आसन जरूर करना चाहिए। उसके बाद आप प्राणायाम का अभ्यास शुरू करें। और आप यह जानते हैं कि अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि ने आसन के बाद ही प्राणायाम को रखा है, तो इसके पीछे कारण यही है। कहा तो ये गया है कि पहले आप शोधन क्रियाओं के द्वारा अपने शरीर को शुद्ध कर लीजिए, षटकर्मों के द्वारा, धोती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति, इन सब के द्वारा आप अपने शरीर के विजातीय द्रव्यों को निकाल दीजिए, टॉक्सिन्स को निकाल दीजिए। उसके बाद आप प्राणायाम करिए। लेकिन चूंकि शोधन कर्म ऐसे हैं कि सामान्य व्यक्ति उसको करते नहीं हैं, इसलिए कम से कम आसन तो आपको कर ही लेना चाहिए, क्योंकि ये आसन आपके पूरे सिस्टम में, जितने मैंने बताया, मस्कुलर, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इस सब में कोऑर्डिनेशन
पैदा करते हैं। और जब एक कोऑर्डिनेशन हो जाता है उसके बाद अगर आप किसी भी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आपको समस्या नहीं होगी, बल्कि आपको और अधिक लाभ मिलेगा। तो आप इस चीज़ का अभ्यास करें। पहले आसन कर लीजिए, उसके बाद कपालभाति। आसन नहीं तो थोड़ा टहलना हो जाए, थोड़ा जॉगिंग हो जाए। दूसरी गलती मैंने आपको ये बताई कि लोग गलत ढंग से अभ्यास करते हैं, गलत तरीके से अभ्यास करते हैं। इसका मतलब है कि लोगों को नहीं पता कि उनको किस स्पीड से कपालभाति का अभ्यास करना है, स्ट्रोक कैसे लगाना है, कितनी तेज़ी से, या फिर कितने स्ट्रोक लगाने हैं, कितने राउंड करने हैं, ये सारी चीज़ें नहीं पता। वो तो बस यही जानते हैं कि कपालभाति इतना लाभदायक है तो खूब करने लगते हैं। बहुत से ऐसे लोग आते हैं, बताते हैं कि वो 500 स्ट्रोक लगाते हैं, 1000 स्ट्रोक लगाते हैं, या फिर आधे घंटे तक अभ्यास करते रह जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी समस्या नहीं जाती है। तो इसके पीछे यही कारण है कि वो गलत ढंग से करते हैं। और जब आप गलत ढंग से अभ्यास करते हैं तो कई रोग भी हो जाते हैं। इस बारे में हठयोग प्रदीपिका में भी कहा गया है कि प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवेत्, अयुक्ताभ्यासेन योगेन सर्वरोग समुद्भव। मतलब बाय द प्रॉपर प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम ऑल द डिजीज कैन बी इरेडिकेटेड, एंड थ्रू इम्प्रॉपर प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम सेवरल डिजीजेस अराइजेस। मतलब अगर आप गलत ढंग से करते हैं तो कई रोग पैदा भी हो सकते हैं। इसीलिए अभ्यास सही विधि से करना बहुत ज़रूरी है। सही विधि क्या है इसके बारे में आपको बताऊंगा कि कितना स्ट्रोक लगाना है, कैसे क्या करना है, लेकिन उसके पहले तीसरी गलती की चर्चा कर लेते हैं कि ऐसे लोगों को भी अभ्यास नहीं करना है जिनके लिए यह कपालभाति प्राणायाम वर्जित है। जैसे किसी को अगर हार्ट की प्रॉब्लम है, दिल की धड़कन बहुत तेज़ है, या किसी सर्जरी से गुजरे हैं, या और भी कोई समस्या है, जिनकी सांस बहुत अधिक फूलती है, या हाई ब्लड प्रेशर है, जिनके पेट में अल्सर है, जिनको पहले से ही चक्कर आने की समस्या है, मिर्गी आती हो, तो ऐसे लोगों को अभ्यास नहीं करना है। अगर आपको स्लिप डिस्क है, कमर में बहुत अधिक दर्द है, तो भी अभ्यास आप ना करें। या अगर आप अभ्यास करें भी तो कम से कम ये यूट्यूब चैनल देख के या फिर किसी टीवी पे देख के अभ्यास ना करें। आप प्रॉपर गाइडेंस लें किसी योग टीचर का, तो ही अभ्यास करें। अदरवाइज इस स्थिति में अभ्यास ना करें, स्ट्रोक धीरे धीरे लगाएं। और कपालभाति इसलिए बहुत अच्छा माना जाता है कि जब आप नॉर्मल इनहेलेशन करते हैं तो हमारे ब्रेन के चारों ओर जो फ्लूइड है वो संकुचित होता है, थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है उस पर, इसलिए हमारा ब्रेन भी थोड़ा सा संकुचित होता है जब आप इनहेलेशन करते हैं नॉर्मल। और जब आप कपालभाति में फोर्सफुल एक्सहेलेशन करते हैं, श्वास बाहर निकालते हैं, तो जो सेरेब्रल फ्लूइड है वो थोड़ा उसमें एक्सपेंशन होता है और हमारे ब्रेन के साइज में भी थोड़ा सा एक्सपेंशन होता है। तो ये जो कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन है ब्रेन का, ये उसको स्मूथ मसाज देता है। यानी ये जो मसाजिंग फैक्टर है, मसाजिंग इफेक्ट है, ये सबसे महत्वपूर्ण है कपालभाति प्राणायाम में। इसीलिए इसका हमारे तंत्रिका तंत्र पे, हमारे नर्वस सिस्टम पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, लेकिन तभी जब आप सही ढंग से करेंगे। तो मैंने आपको 3 गलतियां बताई जो लोग करते हैं अक्सर। अब आपको बताने जा रहा हूं कि सही ढंग से कपालभाति का अभ्यास कैसे करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपके बैठने का तरीका, आप पद्मासन में बैठ जाएं इस प्रकार। पद्मासन में अगर आप ऐसे नहीं बैठ पा रहे हैं बहुत अधिक देर तक, तो आप सिद्धासन में बैठ जाएं इस प्रकार, ताकि पूरा आपको बेस मिले। जो लोग जिनके घुटने में प्रॉब्लम है, बीमार हैं, इस तरह नहीं बैठ सकते, कुर्सी पर बैठ के कर सकते हैं, लेकिन तभी जब आप ज़मीन पे न बैठ पाएँ। अदरवाइज आप ज़मीन पर ही बैठ के करें। स्पाइन आपकी सीधी होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी हो, जिससे आपके लंग्स को पूरा ऊपर तक नीचे तक फैलने के लिए जगह मिले। आप सांस लेते हैं, पेट फूलता है, बाहर निकालते हैं, तो अगर आप झुक के बैठेंगे तो लंग्स को फैलने के लिए जगह नहीं मिलेगा, तो आपके सीने में घुटन टाइप की होगी, दर्द होगा, पीठ में भी दर्द हो सकता है। इसलिए आप सीधे बैठें। सीधे बैठना बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी आसन में, किसी भी प्राणायाम में जब सीधे बैठने की बात हो तो आप अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें। बहुत तनाव नहीं देना शरीर में, शांत भाव से। अगला जो है सांस लेने की विधि, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। सांस लेने की विधि में लोग गलतियां करते हैं। आप बहुत से लोगों को ये भी देखते होंगे कि जब वो कपालभाति का अभ्यास करते हैं तो पूरा शरीर हिलाते रहते हैं ऐसे। ये भी तरीका गलत है, इससे आपको बचना है, क्योंकि इससे भी आपके पूरे शरीर में, मांसपेशियों में या फिर सिर में दर्द हो सकता है, मांसपेशियों में खिंचाव, तनाव आ सकता है। इसलिए आप जब कपालभाति का अभ्यास करें तो आपके कंधे नहीं हिलने चाहिए, गर्दन, सिर सब स्थिर होना चाहिए, सिर्फ मूवमेंट आपके पेट में होना चाहिए। आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं। आपको करना क्या है
कि सांस तेजी से बाहर निकालना है। जब आप सांस बाहर निकालें तो पेट आपका अंदर की ओर जाता है और श्वास बाहर तेजी से निकालने के बाद अपने आप श्वास अंदर आती है। यानी श्वास अंदर लेने में कोई प्रयास नहीं करना है, कोई एफर्ट नहीं लगाना है, नेचुरल वे में श्वास आनी चाहिए। लेकिन श्वास बाहर निकालते समय थोड़ा फोर्स लगाते हैं, थोड़ा झटका देते हैं। ये फैक्टर इम्पॉर्टेंट है। मतलब एक्टिव एक्सहेलेशन एंड पैसिव इनहेलेशन, इस चीज़ का आप ध्यान दें। श्वास बाहर निकालते समय पेट अंदर जाए, डायाफ्राम ऊपर की ओर आता है और हमारे लंग्स पे दबाव डालता है, जिससे अधिक से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड हम निकाल देते हैं। ये खूबी है कपालभाति प्राणायाम की। स्ट्रोक कैसे लगाएंगे? ये स्पीड है। आप इससे भी धीमी गति से कर सकते हैं। ये जो लोग करते हैं शुरू में अगर आप कर रहे हैं तो समस्या पेट में आ सकती है, दर्द हो सकता है पीठ में या पेट में या सीने में। इसलिए इतना तेज़ी से शुरुआती लोग ना करें। देखिए 3 तरह के प्रैक्टिशनर होते हैं, एक बिगिनर्स होते हैं, एक इंटरमीडिएट और एक एडवांस प्रैक्टिशनर। तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप धीमे धीमे शुरू करें। आप इंटरमीडिएट प्रैक्टिशनर हो गए हैं तो आप स्ट्रोक तेज़ी से भी लगा सकते हैं, अधिक स्ट्रोक भी लगा सकते हैं। अगर एडवांस हो गए हैं तो आप उसको और बढ़ा सकते हैं। बिगिनर्स के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप कंप्लीट बिगिनर्स हैं, कभी कपालभाति का अभ्यास नहीं किए हैं, तो आपको एक बार में 10 स्ट्रोक लगाने चाहिए। ऐसे इस तरह से 10 स्ट्रोक लगाएं और 10वां स्ट्रोक जब आप लगा लें तो लंबी गहरी सांस लें, धीरे धीरे सांस बाहर निकालें। यह एक राउंड माना जाएगा। यानी एक राउंड में 10 स्ट्रोक लगाएं, आखिरी बार में लंबी गहरी सांस लें, धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दें। यह एक राउंड आप शुरू में 5 राउंड तक इसको करें। एक हफ्ते तक 5 राउंड करें, उसके बाद अगले हफ्ते में आप राउंड बढ़ा दीजिए। और आप चाहें तो स्ट्रोक भी बढ़ा सकते हैं। 10 स्ट्रोक को 15 स्ट्रोक कर लीजिए, 20 स्ट्रोक कर लीजिए। और धीरे धीरे करते करते आप इसको 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद 50 स्ट्रोक तक भी ले जा सकते हैं। और जब आप एडवांस प्रैक्टिशनर हो गए हैं तो एक बार में आप 100 स्ट्रोक भी लगा सकते हैं इस स्पीड से। लेकिन शुरू में ही इस स्पीड से अभ्यास ना करें, धीरे धीरे अभ्यास करें। तो ये तो हो गई स्पीड की बात, राउंड की बात, स्ट्रोक की बात। इस शुरू में स्पीड आपकी धीमी होनी चाहिए। आप 10 स्ट्रोक से शुरुआत करें, बाद में 50 स्ट्रोक तक ले जाएं। और राउंड की बात करें तो 5 राउंड करें आप। इनिशियल 5 राउंड, बाद में आप इसको 10-15 राउंड तक भी ले जा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, किसी के कहने पे नहीं, मेरे कहने पे भी नहीं, आप अपनी बॉडी की सुनिए, आपकी शरीर क्या कह रही है। अगर हर एक राउंड के बाद आपको रेस्ट लेना है, हर एक राउंड के बाद रेस्ट नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी कहेगी कि मुझे चक्कर आ रहा है, आप थक जाएंगे, आपका दम घुटेगा, आपके सीने में दर्द होगा। इसीलिए हर एक राउंड के बाद 1-2 लंबी गहरी सांस लीजिए, तभी अगला राउंड शुरू करिए। सही विधि आपको समझ में आ गई होगी। रिलैक्सेशन बीच बीच में बहुत आवश्यक है। और जब आप कपालभाति का अभ्यास कर लें तो उसके बाद अनुलोम विलोम का अभ्यास भी जरूर करें। अगर आप 15 मिनट तक कपालभाति का अभ्यास कर रहे हैं तो कम से कम आपको 5-7 मिनट तक अनुलोम विलोम का अभ्यास जरूर करना चाहिए। अनुलोम विलोम के बारे में आप जानते ही हैं कि लेफ्ट से सांस लेनी है, धीरे धीरे राइट से निकाल देना है, राइट से लेना है, धीरे धीरे लेफ्ट से निकाल देना है। यह एक राउंड हुआ है। ऐसे आपको अनुलोम विलोम भी कम से कम 5-7 मिनट तक करना चाहिए। यानी कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कपालभाति में फ़ायदे हैं, लेकिन अपने दिमाग से इस चीज़ को निकाल दीजिए कि कपालभाति ही सब कुछ है। आपको अनुलोम विलोम भी करना चाहिए, भ्रामरी भी करना चाहिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सारे गाइडलाइंस को फॉलो करें। अगर आपके शरीर में पहले से ही कोई प्रॉब्लम है तो मैंने बताया तो अभ्यास ना करें। हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, इन सब स्थिति में इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आपकी समस्या बनी रही है, सर दर्द हो रहा है या और सारी समस्याएं आती हैं, तो आप किसी योग टीचर से, अच्छे योग टीचर से संपर्क करें या फिर डॉक्टर से संपर्क करें। शुरू में जो बिगिनर्स हैं 2-3 दिन तक समस्याएं इनको आ सकती हैं, लेकिन 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन अगर समस्या बनी है, उसके बाद भी नहीं जा रही है, आप सब कुछ सही कर रहे हैं, तो अभ्यास बंद कर दें और संपर्क करें। वैसे भी अभ्यास के दौरान कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो अभ्यास बंद कर देना चाहिए।
आप अपनी बॉडी की सुनिए, आप खुद की सुनिए। आपकी शरीर अपनी है, वो शरीर आपको बताएगी कि आपको कितना करना है। मेरे कहने से या किसी के कहने से अभ्यास ना करिए, हम लोग सिर्फ गाइड कर सकते हैं आपको थोड़ा सा। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। आपके मन में कोई और प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो। आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे को भी शेयर करें, जिससे योग सही तरीके से घर घर तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे। आप सही तरीके से योग करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्ते।